Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये जो चैप्टर है वो न केवल आपकी एग्जामिनेशंस के लिए बल्कि आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट रहने वाला है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ कंट्री आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है इंडियन यूनियन इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ एंड इसका नाम इंडियन यूनियन ही क्यों रखा गया, इंडियन फेडरेशन क्यों नहीं। इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या लॉजिक हैं, इन सभी को इस वीडियो के ज़रिए हम समझेंगे। इसके अलावा इंडियन यूनियन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को यहाँ पर समझने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी रेलेवेंट रहने वाला है। आई एम श्योर कि ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जब भी हम बात करते हैं इंडियन यूनियन एंड इसकी टेरिटरी की, तो इसके बारे में जो हमारे संविधान में लिखा है वो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल्स में इंडियन यूनियन के बारे में जिक्र किया गया है, इसको डिस्क्राइब किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। पार्ट 1 शेड्यूल 1 तो ये डील करता है इंडियन यूनियन के साथ। ठीक है, आर्टिकल 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को, इंडिया दैट इज भारत एज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 1 है उसमें इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का जिक्र है, दोनों ही वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्लियरली लिखे हुए हैं, और भारत को बताया गया है एज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनका एक यूनियन है, उनका एक संघ है। यहाँ पर फेडरेशन वर्ड को प्रेफरेंस नहीं दी है हमारे जो संविधान निर्माता हैं B.R. अम्बेडकर उनके द्वारा। तो और इसके पीछे का जो उन्होंने रीज़न बताया है, जो लॉजिक बताया है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न है इंडियन फेडरेशन जो है इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। जब अमेरिका का फेडरेशन बना उस टाइम पर अमेरिका के जो स्टेट्स थे उनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ और उसका ही रिजल्ट था अमेरिकन फेडरेशन। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं था। आपको पता होगा कि इंडिया जब हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे, लेकिन आज़ादी के बाद इन प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था। उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। तो पहला रीज़न ये है, इसकी वजह से इसको इंडियन यूनियन बताया गया है, क्योंकि 549 प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी स्वेच्छा से इंडियन यूनियन को फॉर्म किया था। सेकेंड जो रीजन है दैट इज स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। जो यूनियन है, फेडरेशन है, उससे भारतीय स्टेट्स को अलग होने का अपनी मर्जी से अधिकार नहीं है। तो जो फेडरेशन है इंडिया का, जो यूनियन है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जनरली पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए भी इसको एक यूनियन बताया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, तो आर्टिकल 1 में जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है उसमें इंडिया की टेरिटरी को 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, सेकेंड यूनियन टेरिटरीज, एंड थर्ड वन इज टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी टाइम पर अगर किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया जाता है, अपनी यूनियन में मिला लिया जाता है, तो उसको भी शामिल किया जाएगा इंडियन टेरिटरी में। तो ये आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है इस कैटेगराइजेशन को। एंड अगर हम बात करें करेंटली प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज वो टेरिटरीज हैं, वो एरियाज हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये पता होने चाहिए ये नंबर। एंड इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब हम कहते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड सेकंड वन हम कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो वाइडर एक्सप्रेशन है, यानी कि टेरिटरी में स्टेट्स, यूटीज़ एंड जो टेरिटरीज एक्वायर की जा सकती हैं ये सभी शामिल हो जाती हैं। लेकिन जब हम यूनियन कहते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें केवल क्या स्टेट्स आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हमारे जो संविधान में जो आर्टिकल्स हैं जो कि पार्लियामेंट को पावर देते हैं किसी भी स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए, किसी भी स्टेट को एडमिट करने के लिए यूनियन में, तो वो जो पावर है वो आर्टिकल 2 में है। एंड एक आर्टिकल 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 2 को। आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को, जो हमारी पार्लियामेंट है उसको एम्पावर करता है, पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट को यूनियन का पार्ट बना सकती है, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना सकती है, एडमिट कर सकती है, या फिर किसी नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। कौन? पार्लियामेंट। ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। यानी कि पार्लियामेंट को जो कंडीशन सही लगती हैं, जो टर्म्स सही लगते हैं, उनके आधार पर, उनके बेस पर किसी भी स्टेट को भारतीय संघ का पार्ट बना सकती है या एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है। आर्टिकल 2 जो है वो 2 पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को। पहली पावर है पावर टू एडमिट द न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, कि अगर कोई ऐसा स्टेट है जो एग्जिस्ट करता है, यूनियन का पार्ट नहीं है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उस पर्टिकुलर स्टेट को एडमिट कर सकता है यूनियन ऑफ इंडिया में। सेकेंड पावर मिलती है आर्टिकल 2 से पार्लियामेंट को, पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ऐसे स्टेट्स जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो उनको एस्टैब्लिश करने का अधिकार जो है, जो पावर है, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और ये जो पावर है वो कौन से आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 जो है वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट से रिलेटेड बात करता है कि जो टेरिटरीज यूनियन की ऐसी हैं या फिर जो स्टेट्स जो एग्जिस्टिंग हैं और उनमें अगर कोई चेंजेस करने हैं, किसी भी तरीके का कोई कोई चेंज लाना है, तो वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? वो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 3 जो है वो ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट किसी भी नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है बाय सेपरेटिंग और यूनाइटिंग। दो एरियाज को मर्ज करके एक स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है पार्लियामेंट, या फिर कोई बड़ा एक स्टेट है उसमें से एक पोर्शन को हटा करके दूसरा एक नया स्टेट बना सकती है पार्लियामेंट। तो एक तो ये पावर मिलती है पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 से, एंड सेकेंड पावर मिलती है टू इंक्रीज डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ाना हो, घटाना हो, तो ये जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। थर्ड वन है टू ऑल्टर द बाउंड्री नेम ऑफ स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, बाउंड्री चेंज करनी हो, तो ये पावर किसके पास है? ये पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास, जो कि कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 3 से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आर्टिकल 2 एंड 3 में क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए बिल्कुल। आर्टिकल 2 जो है वो नए स्टैब्लिशमेंट की बात करता है कि पार्लियामेंट किसी स्टेट को स्टैब्लिश कर सकती है, और जो थर्ड आर्टिकल है वो बात करता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें अगर कोई चेंज करना हो, कोई ऑल्टरेशन करना हो, तो वो कहाँ से किया जाएगा? वो आर्टिकल 3 से किया जाएगा। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। अब इसके लिए एक प्रोसीजर होता है अंडर आर्टिकल 3। अगर जो आर्टिकल 3 में जो ये प्रोविजंस लिखे हैं कि एक नए स्टेट को फॉर्म किया जा सकता है, एरिया को घटाया बढ़ाया जा सकता है, किसी स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है, तो ये सभी चीज़ें करने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। ऑफ कोर्स कोई चेंज लाना है तो सबसे पहले एक बिल को लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। तो वो जो बिल है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वो तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब उस बिल पर जो है प्रायर रिकमेंडेशन हो प्रेसिडेंट की। पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पॉइंट है, जब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मिल जाएगी, उसके बाद वो जो बिल है वो जो कंसर्न्ड स्टेट, जिस स्टेट में चेंज लाना है, किसी स्टेट का सपोज नाम चेंज करना है, कोई बाउंड्री चेंज करनी है, साइज़ घटाना बढ़ाना है, तो उस स्टेट से उस स्टेट के पास वो बिल भेजा जाएगा और उनकी जो व्यूज़ हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर की व्यूज़ से। यानी कि एक टाइम दिया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप अपने व्यूज़ दीजिएगा।
और अगर व्यूज़ नहीं मिल पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिल जो है वो आगे नहीं जाएगा या पास नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है। आई होप कि आपको ये जो प्रोसीजर है वो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि वो इंडिया के मैप को, पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकती है। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन सभी पॉइंट्स को याद ज़रूर रखिएगा। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने प्रोसीजर देखा, अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ कि हमारे देश में जो स्टेट्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो जब आज़ादी के टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम, जो हमारा देश है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड था, पॉलिटिकल यूनिट्स थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस थे एंड सेकेंड वन प्रिंसली स्टेट्स थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस में जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का रूल हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट्स में जहाँ पर राजा महाराजास होते थे और फिर वो लॉयल रहते थे ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए। लेकिन जब आज़ादी मिली उसके बाद 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें से 549 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि उनके पास तीन ऑप्शंस थे, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो है उनके पास या तो इंडिया को ज्वाइन करने का ऑप्शन था या पाकिस्तान को या फिर इंडिपेंडेंट रहने का। तो 549 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। तीन स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था, उनको बाद में मर्ज कर लिया गया था। तो वो कौन से तीन रिमेनिंग स्टेट्स थे? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। ये पूछ लिए जाते हैं फैक्ट्स, आप लोग इनको याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट कमीशंस की। जब हम बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं जो कि जनरली आपसे पूछे जाते हैं। इनकी या तो रिकमेंडेशन के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर ये क्रोनोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कमीशन पहले आया। सबसे पहला कमीशन है धार कमीशन, जो कि कब सेटअप किया गया? जून 1948 में। चेयरमैनशिप किसकी रही? एस.के. धार की। एंड इसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करी गई दिसंबर 1948 में। एंड इसकी रिकमेंडेशन थी कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर। यहाँ पर लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर स्टेट्स को फॉर्म किया जाए, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। सेकंड कमीशन आता है जेवीपी कमेटी, जो कि कब आई? दिसंबर 1948 में। और इस कमेटी की चेयरमैनशिप बेसिकली तीन पर्सनालिटीज ने की, एक तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टवी सीतारमैया। और इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया जेवीपी कमेटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कमेटी है और इसकी रिपोर्ट जो सबमिट हुई वो हुई अप्रैल 1949 में। तो ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। और इसने भी, इस कमेटी के द्वारा भी लैंग्वेज जो है, इस क्राइटेरिया को रिजेक्ट किया गया कि लैंग्वेज एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बावजूद भी क्या हुआ कि इंडिया में जो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके चलते गवर्नमेंट को ये डिसीज़न लेना पड़ा कि अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश जो है पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का पहला कौन सा स्टेट है जो लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज जिसका बेस था, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा बना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश जो है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना था। कब? 1953 में। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आंध्र प्रदेश को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया तो उसके बाद जो अदर रीजन्स थे उनके द्वारा भी ये डिमांड रेज करी गई, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि हमें भी जो है लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा भी स्टेट जो है फॉर्म किया जाए। तो इस तरीके की डिमांड बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा की गई और फिर फाइनली गवर्नमेंट को एक कमीशन को सेटअप करना पड़ा और जिसका नाम था फजल अली कमीशन, जो कब सेटअप हुआ? दिसंबर 1953 में। तो ये डेट याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। और फाइनली इस कमीशन ने ये अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस कमीशन के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया कि लैंग्वेज जो है वो बेस हो सकता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो लैंग्वेज को आधार माना गया फजल अली कमीशन के द्वारा। ये रिकमेंडेशन याद रखिएगा।
उसके बाद 1956 के बाद जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से स्टेट जो हैं बने हैं 1956 के बाद। ये फैक्ट्स भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट का फॉर्मेशन इस्टेब्लिशमेंट पहले हुआ, तो आपको स्टेट के जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं वो पता होने चाहिए। यहाँ पर कुछ स्टेट्स को लिया गया है क्योंकि इन स्टेट्स का ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। अगर आपने इन स्टेट्स के इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स को याद कर लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। बॉम्बे जो है उसको सबसे पहली बार डिवाइड किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पर, और जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात जो है 15th स्टेट बना था इंडिया का 1960 में। उसके बाद नागालैंड 1963 में बना, हरियाणा 1966 में बना, हिमाचल प्रदेश 1971, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड का फॉर्मेशन होता है 2000 में। और जो लेटेस्ट स्टेट बना इंडिया में वो है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तेलंगाना बना 2014 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं और उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं। इस तरीके से इंडिया में स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा, ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। जितना आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना इस वीडियो में लिया गया है और बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की गई है। सभी पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से अपने इस तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते चलिए और चीज़ों को लर्न करते चलिए। आप लोग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इस तरीके से आप लर्न करेंगे तभी आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।